शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं ये ट्रांसजेंडर पीपल्स से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में समझते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग आखिर होते कौन हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब ये है कि जन्म एक तो लिंग के हिसाब से हुआ है, जैसे कि जन्म से कोई व्यक्ति लड़का या फिर लड़की पैदा होता है, लेकिन बाद में जो फीलिंग्स रहती है, जैसे कोई बच्चा लड़का पैदा हुआ है लेकिन बाद में वो फील करने लग जाता है लड़की के जैसे, इन लोगों को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर पीपल। ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके जन्म के टाइम निर्धारित जो बायोलॉजिकल सेक्स है उससे मेल नहीं खाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जन्म से मेल है लेकिन खुद को फीमेल महसूस करता है या फिर इसके उल्टा हो जाता है तो उसको हम ट्रांसजेंडर बोलेंगे। कुछ लोग मेल या फीमेल दोनों नहीं होते, वे खुद को नॉन बाइनरी या फिर थर्ड जेंडर के रूप में पहचानते। भारत में कई सारे पारंपरिक समुदाय हैं जो ट्रांसजेंडर माने जाते हैं, जैसे कि हिजड़ा, किन्नर, जोगप्पा और शिव शक्ति। अब ट्रांसजेंडर वर्सेस सिसजेंडर। सिसजेंडर मतलब जिनकी जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स एक सही है, जैसे कि जन्म से पुरुष है कोई व्यक्ति और खुद को पुरुष ही मानता है। वहीं जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स अलग अलग होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है हमें जानने के लिए कि भारत में कौन कौन से कानून हैं जो कि इनको अधिकार दिलाने का काम करते हैं। जैसे कि 2019 में सरकार लेकर के आई थी ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019। ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अधिकारों की रक्षा और भेदभाव से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये उनको लीगल रिकॉग्निशन देता है। हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचानने का अधिकार है। आईडी कार्ड पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होता है। इसके अलावा इनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल में एंट्री, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, अस्पताल, नौकरी, घर, सार्वजनिक गृह, कहीं पर भी इनको आप रोक नहीं सकते। राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सरकार को उनके लिए इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी है। सरकारी नौकरियों में अवसर सुनिश्चित करने की बात इस कानून में कही गई। एंड हेल्थ केयर की बात करें तो सरकार इनके लिए अलग से हेल्थ केयर की व्यवस्था लाएगी, बोला जा रहा है इस कानून के माध्यम से। साथ ही साथ यदि इनका डिस्क्रिमिनेशन होता है तो पनिशमेंट की व्यवस्था है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट आए हैं, जैसे कि नालसा जजमेंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल निर्णय दिया था। इसमें बोला जाता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में पहचानने का अधिकार दिया जाए, जैसे कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। बोला जाता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ही काफ़ी है, आपको इनसे कागज़, वोटर कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड मांगने की ज़रूरत नहीं। यानी किसी को अपना जेंडर बताने के लिए मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसजेंडर लोगों को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 मिले हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था। अब हम चलते हैं सीधे सीधे आर्टिकल की तरफ और देख लेते हैं इस आर्टिकल को। देखिए, हर साल 31 मार्च को हम इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी सेलिब्रेट करते हैं, जिससे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके अलावा क्या क्या इन्होंने उपलब्धि हासिल करी है, अचीवमेंट को हम पहचान सकें। लेकिन सिर्फ विजिबिलिटी ही काफ़ी नहीं है, असली बदलाव भी ज़रूरी है, जैसे कि सोशल एक्सेप्टेंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट and equal rights in education and health care। लॉ वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, कानूनी और ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग अलग है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था। ये कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लीगल रिकॉग्निशन देता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमज़ोर है। डेटा बताते हैं कि दिसंबर 2023 तक 24,115 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन 15,800 को ही सर्टिफिकेट मिल पाया है। दिल्ली में 4,200 ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन सिर्फ 23 को ही आईडी कार्ड मिला है। मतलब ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ज़्यादातर लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इस कानून की ही कमियों के बारे में इसमें बोला जाता है कि पुलिस हरासमेंट पर कोई प्रावधान नहीं है, फैमिली रिजेक्शन और सोशल एक्सक्लूजन को एड्रेस नहीं किया गया है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है। इसमें
इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, आर्थिक बहिष्कार और रोजगार में भेदभाव। आंकड़े बताते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2018 आई थी जो बताती है 92% ट्रांसजेंडर लोग इकोनॉमिक गतिविधियों से बाहर हैं, मतलब जॉब में नहीं है ये लोग। 2022 की रिपोर्ट बताती है ट्रांसजेंडर बेरोजगारी दर 48% है, जबकि नेशनल में बेरोजगारी दर 7 से 8% है। साथ ही साथ वर्क प्लेस से रिलेटेड इशू भी हैं, जैसे कि हायरिंग स्टेज पर ही पक्षपात किया जाता है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहता है, नो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, रेजिस्टेंस फ्रॉम को वर्कर, साथ में काम करने वाले लोग भी इनका विरोध करने लग जाते हैं। यदि हम कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की बात करें, टाटा स्टील ने 100+ ट्रांसजेंडर को नौकरी दी है। 2024 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने LGBTQ+ पार्टनर को जॉइंट अकाउंट की अनुमति भी दी थी, लेकिन इंडस्ट्री वाइड इंक्लूजन अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि हम एजुकेशन एक्सेस की बात करें तो 2011 का सेंसस क्या बोलता है, ट्रांसजेंडर लिटरेसी रेट 56% है, नेशनल एवरेज 74% है, तो बहुत बड़ा गैप है। केरला की बात करें 58% स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट किया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हरासमेंट किया जाता है, इनको इन्वायरमेंट सपोर्टेड नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। पॉजिटिव स्टेप की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में रिजर्व सीट रखी गई है, हॉस्टल इनके लिए बनाए गए हैं, महाराष्ट्र कॉलेज में ट्रांसजेंडर सेल्स स्थापित किए गए। तो ज़रूरत है जेंडर सेंसिटिव करिकुलम हो, पाठ्यक्रम हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड एंड इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा हेल्थ केयर क्राइसिस की यदि हम चर्चा करते हैं तो मेन चैलेंज होता है हॉस्पिटल में डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज महंगी होती हैं, 2 से लेकर के 5 लाख रुपए तक खर्च आ जाता है एंड इंश्योरेंस कवरेज बहुत लिमिटेड है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर है। सर्वे की यदि हम चर्चा करें जिसमें बोला जाता है कि 27% ट्रांसजेंडर को जेंडर आइडेंटिटी के कारण हेल्थ केयर से मना किया जाता है। पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए गए हैं जैसे कि आयुष्मान भारत TG+ कार्ड है, 5 लाख रुपये तक का इनको एनुअल कवरेज दिया जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आई थी, इसमें कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। तो ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर हेल्थ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए डॉक्टर को, डेडिकेटेड इनके लिए क्लिनिक बनाना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, इंश्योरेंस में जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट शामिल करना। अब सोशल एटीट्यूड के बारे में बताया जाता है। देखिए, विजिबिलिटी तो बढ़ी है लेकिन पोर्ट्रेयल अक्सर स्टीरियोटाइपिकल होता है। स्कूल, फैमिली, मीडिया में डीप रूटेड प्रीजुडाइस है, मतलब अभी भी भेदभाव है। गुड एग्जाम्पल है जैसे कि आई एम आल्सो ह्यूमन कैंपेन चलाया गया है हम सफर ट्रस्ट के द्वारा। तमिलनाडु का कूवा गम फेस्टिवल है जो कि कल्चरल एक्सेप्टेंस की मिसाल है। ज़रूरत है जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की, इंक्लूसिव पोर्ट्रायल होना चाहिए मीडिया में एंड कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच होना चाहिए। फाइनल एनालिसिस बोल सकते हैं कि सिंबलिज्म से आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट होना चाहिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून का एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में इनका रिजर्वेशन हो। ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंशियल इंक्लूजन की व्यापक रणनीति जरूरी है। ट्रू इक्वालिटी तभी आएगी जब समाज, सरकार, प्राइवेट सेक्टर मिलकर के इंस्टीट्यूशनल बैरियर को तोड़ेंगे और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मान, अधिकार और अवसर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है और इस युद्ध को रोकने में ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की क्या भूमिका रह सकती है, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। तो ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ की ये कंट्रीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, इस इंडिया वाला हिस्सा भी काफ़ी कुछ इसमें आ जाता है और इसके नीचे सब थाईलैंड वगैरह, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो अभी तक इतना लंबा क्यों खिंच गया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका। अमेरिका रसिया को बर्बाद करना चाहता था युद्ध के माध्यम से, युद्ध में उसको फंसा करके उसकी इकोनॉमी को डाउन करना चाहता था, उसके ऊपर सैंक्शन लगाना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, वो खुद थक गया है। अब इसलिए वो यूक्रेन को लड़ाई झगड़ा या फिर सैनिक मदद देने से मदद कर रहा है डायरेक्टली।
रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब चौथे साल में पहुंच चुका है। लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, हजारों की जानें गई हैं और दुनिया भर की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर असर पड़ा है। अब जब युद्ध धीरे धीरे सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है, विशेष करके कुछ एनर्जी डील और मैरीटाइम ट्रूसेस मतलब समुद्री समझौते के बाद जो हाल ही में रियाद में सऊदी अरब की राजधानी में हुए हैं, अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कौन इस संघर्ष विराम की निगरानी करेगा। हु विल ओवरसी एंड इम्प्लीमेंट द सीज फायर। सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाई यूरोप कैन नॉट बी पीस मेकर। यूरोप क्यों असफल रहेगा? नाटो का डर है सबसे बड़ा। रशिया ने साफ बोल दिया है कि नाटो ट्रूप्स मतलब नाटो मेंबर देशों की पीस कीपिंग फोर्स वो स्वीकार नहीं करेगा। कुछ यूरोपीय देश नाटो के सदस्य हैं और अगर वे यूक्रेन में शांति सेना भेजते हैं तो रशिया इसे ट्रोजन हॉर्स यानी कि छुपा हुआ हमला मानेगा। इसलिए रशिया इस चीज़ को मना कर रहा है। यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है ट्रोजन हॉर्स, मतलब ऐसा दिखाना कि आप मदद कर रहे हैं लेकिन अंदर से आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। एंड पब्लिक अपोजिशन भी है। फ्रांस और यूके जैसे देशों के लीडर ने पीस कीपिंग की बात तो कही है लेकिन वहाँ की पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ है। एग्जाम्पल, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ट्रूप भेजने की बात करी थी ना, तो ज़्यादातर फ्रांसीसी जनता ने इसका विरोध किया था। अब चर्चा ये करते हैं कि ग्लोबल साउथ बेटर ऑप्शन क्यों रहेगा, ग्लोबल साउथ क्यों उपयुक्त है। क्रेडिबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी। ग्लोबल साउथ मतलब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों ने इस युद्ध में किसी का भी सीधा सीधा पक्ष नहीं लिया था। भारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बातचीत करी। इंडिया ने ना ही कंडेम किया था ना ही सपोर्ट किया था डायरेक्टली इसको। इसे कहते हैं प्रिंसिपल्ड न्यूट्रलिटी। इससे ट्रस्ट बनता है, दोनों पक्षों को ऐसा लगेगा कि यह पक्षपाती देश नहीं है। फिर पीस कीपिंग एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोबल साउथ। बहुत सारे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं इनके पास शांति समझौता करने का बहुत बड़ा कहना चाहिए एक्सपीरियंस भी है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने 50+ मिशंस में 2.9 लाख से भी अधिक पीस कीपर्स भेजे हैं। 2007 में ऑल वुमेन पुलिस कॉन्टिजेंट भेजा था, कहाँ? लाइब्रेरिया में, लीबिया लाइब्रेरिया में। 160+ शहीद हुए, सबसे ज़्यादा किसी देश से, इंडिया से। फिर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन यूनियन ने सूडान, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा यदि हम बात कर लें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड चिली की, तो ये लोग डी माइनिंग, लॉजिस्टिक एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मतलब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ग्लोबल साउथ के पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। इसको समझने की ज़रूरत है, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है कि सब गरीब ही देश हैं। अब सक्सेस, कंडीशन फॉर सक्सेस, मतलब किन बातों से ये मिशन सफल हो सकता है। पहले नंबर की बात ये, हमारा जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो ठोस रहे। क्लियर फ्रंट लाइन डिमार्केशन, मतलब युद्ध रेखा को साफ साफ चिन्हित करना है। यूएन ऑथराइजेशन होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन से आधिकारिक मंजूरी जरूरी है। नाटो ट्रूप्स नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट वेस्ट से मिलना चाहिए। एंड इंक्लूजन ऑफ फीमेल पीस कीपर्स, महिलाओं की भागीदारी, जिससे ग्राउंड लेवल ट्रस्ट बढ़ता है। वहीं यदि हम चर्चा कर लेते हैं इंडिया की स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी की, तो देखिए भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर है। आखिर इंडिया ही क्यों? क्योंकि हम कभी किसी के पक्ष में नहीं जाते हैं, अमेरिका की तरफ पूरी तरह से हम कभी नहीं गए। फ्रेंडली विद बोथ रसिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपीरियंस पीस कीपर कंट्री मानी जाती है इंडिया। हम ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप हासिल किए हैं। ये समय है कि भारत को अपनी संकोच मतलब रेटिसेंस को छोड़कर के आगे बढ़ना चाहिए और एसर्टिवनेस दिखाना चाहिए। स्ट्रेटजिक गेन फॉर इंडिया, ग्लोबल लीडरशिप में भारत को जगह मिलेगी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता है कि आप स्थायी सदस्य बन जाएं। ग्लोबल साउथ की आवाज़ आप बनेंगे एंड जियोपॉलिटिकल बैलेंस में हम निभा सकते हैं अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका। कंक्लूजन की यदि हम बात कर लें तो देखिए, यूक्रेन में पीस कीपिंग केवल यूरोप पर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पक्षपात और मिलिट्री अलायंस ट्रस्ट को ख़त्म कर देगा। ग्लोबल साउथ के पास इस समय अपॉर्चुनिटी है कि एक क्रेडिबल, न्यूट्रल और सस्टेनेबल पीस मॉडल पेश करें। ये साउथ के लिए एक परीक्षा भी है, क्योंकि वे अब केवल बोलने वाले नहीं बल्कि करने वाले बन सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी हमारे लिए।
न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो पार्टिकुलरली ये वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ट्रम्प की तरफ से जो रिटेलिएशन टैरिफ लगाया गया है। मतलब कुल मिलाकर के इंडस्ट्री वालों की बात इतना ज़्यादा मानने लग गए हैं ट्रम्प कि अब उनको फ्यूचर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। यदि आप टैक्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला चुपचाप बैठेगा। सामने वाली कंट्री से आपके यहाँ पर आने वाली चीज़ों के ऊपर आप टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कंट्री भी आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगा। इससे सीधे सीधे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी या फिर अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है वो दोनों प्रभावित होने वाला है। इसी को यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि अभी अमेरिका ने डिसाइड किया था कि चाइना के ऊपर हम 34% टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने भी एकदम ज़बरदस्त ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसने बोला है 10 तारीख से मैं भी 34% टैक्स लगाऊंगा अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के सामानों पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका के सभी प्रोडक्ट पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जो कि 10 अप्रैल से लागू होगा। कुछ की डेवलपमेंट है, जैसे कि चाइना का रिटेलिएशन 34% इम्पोर्ट टैरिफ है। जितने भी यूएस से आने वाले सामान हैं सबके ऊपर 34% का टैक्स लगाऊंगा, ऐसा बोलना है चाइना का। एक्सपोर्ट कंट्रोल किया जा रहा है रेयर अर्थ मेटल के ऊपर। अभी बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती थी अमेरिका को, ठीक है, जैसे कि सामेरियम, गैडोलिनियम, MRI स्कैन में इसका यूज़ किया जाता है। सामेरियम की बात करें एरोस्पेस एंड डिफेंस में ये चीज़ काम आती है, तो अब नहीं भेजूंगा बोलता है चाइना। इससे अब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। बहुत सारे देश अमेरिका से ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, इनसे बनी हुई चीज़ें, जैसे कि MRI स्कैन हम अमेरिका से ले रहे हैं। चाइना ने मटेरियल भेजना बंद कर दिया, अब उनकी संख्या कम हो गई, वो बना ही नहीं पा रहा, तो महंगाई बढ़ जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, डिफेंस एंड स्पेस टेक में होता है। चीन इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके निर्यात पर रोक का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होना। सैंक्शन एंड बैन भी लगाए गए। अमेरिका के कुछ पोल्ट्री सप्लायर और ग्रेन एक्सपोर्टर मतलब ग्रेन अनाज एक्सपोर्टर पर चीन ने रोक लगाई, जैसे कि फ्यूराजिलोइडोन बैंड ड्रग मिला है एंड सैल्मोनेला मोल्ड कंटेमिनेशन मिला है। 27 अमेरिकी कंपनियां ब्लैकलिस्ट की गई हैं। इसमें हाई पॉइंट एरो टेक्नोलॉजीज और यूनिवर्सल लॉजिस्टिक भी शामिल है। इसके अलावा WTO में कंप्लेंट फाइल करी गई है। चीन ने WTO में अमेरिका के खिलाफ लासूट दायर किया है। चीन का कहना है ये एक यूनिलैटरल बुलिंग प्रैक्टिस है, WTO रूल का उल्लंघन है, रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम को इससे नुकसान पहुंचेगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, ड्यू पॉइंट चाइना ग्रुप के खिलाफ एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन चालू है एंड एक्सरे और CT स्कैन पार्ट्स पर एंटी डंपिंग प्रोब US एंड इंडिया से आयात पर। वहीं यदि हम बात करें अर्ली टैरिफ बैरियर टैरिफ्स बाय चाइना, 2025 में फरवरी में 15% टैरिफ लगाया था US कोल एंड LNG के ऊपर। 10% टैरिफ उसने लगाया था क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर, मशीनरी एंड लार्ज इंजन कार्स में। बिग पिक्चर की बात यह है, चाइना US ट्रेड वार, ठीक है, इसके जो मुद्दे हैं क्या क्या रहे थे, रेसिप्रोकल टैरिफ, टेक्नोलॉजी वार, एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन सेंसिटिव गुड्स एंड WTO नॉर्म्स का उल्लंघन, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब भारत को रेयर अर्थ इंपोर्ट्स के ऊपर कहीं और निर्भर रहना पड़ेगा। भारत को WTO रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। इकोनॉमिक लेवल की बात करें, चीन अमेरिका के तनाव से भारत को सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का अवसर मिल सकता है। भारत अमेरिकी कंपनियों को अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, मतलब चीन+1 पॉलिसी के अंतर्गत।